नमस्कार। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम बीए प्रथम वर्ष की एक कहानी है कमलेश्वर, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बीए प्रथम वर्ष की कहानी है। बीए कमलेश्वर का जीवन परिचय देखेंगे। कमलेश्वर जी का जन्म है वह 6 जनवरी 1932 ईस्वी में मैनपुरी उत्तर प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ। कमलेश्वर जी का पूरा नाम कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। तो कमलेश्वर जी का पूरा नाम कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना है। शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद से हिंदी विषय में हिंदी में एमए किया। इनकी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं जिसमें नई कहानियाँ के संपादन से ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए। नई कहानियाँ, सारिका, गंगा और धर्मयुग नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। इसके पश्चात इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, रचनाओं में कहानी संग्रह, जिसमें राजा नीरबंसिया, खोई हुई दिशाएं, सोलह सतों वाला घर, 16 सतों वाला घर, जिंदा व मुर्दे, ये इनकी कहानी संग्रह है, जिसमें राजा नीरबंसिया कहानी से ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। उसके पश्चात इनकी प्रमुख जो उपन्यास हैं, उसमें वही बात, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, और कितने पाकिस्तान, इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। किस पर? कितने पाकिस्तान पर।
इनको जो पुरस्कार दिए गए पुरस्कार, उसमें पद्म भूषण व दूसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कमलेश्वर जी की मृत्यु 27 जनवरी सन 2007 ईस्वी में हरियाणा के फरीदाबाद में इनकी मृत्यु हुई। तो ये कमलेश्वर जी का जीवन परिचय है। इनकी मृत्यु हरियाणा राज्य के फरीदाबाद नामक स्थान पर 27 जनवरी 2007 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। ये जीवन परिचय आप लिख लीजिए अपने रजिस्टर में। फिर उससे आगे अपन बात करते हैं कहानी दिल्ली में एक मौत। दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर जी के द्वारा, ये सन 1963 ईस्वी में लिखी गई। कब लिखी? सन 1963 ईस्वी में। ये कहानी एक आत्मकथात्मक कहानी है। कैसी कहानी है? आत्मकथात्मक कहानी। इस कहानी को आत्मकथात्मक कहानी क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक ही घटनाक्रम में चलती है और ये सारी घटनाएं हैं जो स्वयं कमलेश्वर जी बताते हैं। तो ये क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम लेखक के द्वारा किया गया है, इसीलिए इसको आत्मकथात्मक कहानी कहा गया है। पूरा घटनाक्रम लेखक के द्वारा बताया गया है। इसके जो प्रमुख पात्र है इस कहानी में, जिसमें एक दीवान चंद जी है प्रमुख पात्र। दीवान चंद दिल्ली के निवासी है। दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में रहने वाले हैं। तो जो दीवान चंद जी है, ये करोल बाग में क्या है, एक मशहूर बिजनेसमैन है। तो दीवान चंद दिल्ली के करोल बाग के मशहूर व्यापारी बिजनेसमैन कह सकते हो। तो ये बिजनेसमैन, तो दिल्ली के करोल बाग के मशहूर बिजनेसमैन हैं।
कौन? दीवानचंद। दीवानचंद के बाद पात्रों में वासवानी और वासवानी की पत्नी। तो दीवानचंद, वासवानी, वासवानी की पत्नी, और तीसरा पात्र है अतुल मवानी। अतुल मवानी के पश्चात सरदार जी, और एक अन्य पात्र में आप ले सकते हो दरमा। लेकिन यहाँ पे दीवानचंद के ऊपर एक स्वयं लेखक भी इसमें शामिल है, ठीक है ना। तो लेखक भी इसमें शामिल है, तो लेखक प्रमुख पात्र है, लेखक भी इसमें शामिल है। तो इस कहानी में स्वयं लेखक है दीवानचंद, जो दिल्ली की करोल बाग के निवासी है, मशहूर बिजनेसमैन है। वासवानी, अतुल मवानी, सरदार जी, और दरमा है वह सरदार जी का एक क्या है? नौकर है। इस कहानी से जो हमें उद्देश्य मिलता है वह स्वेदनहीन समाज का महानगरीय मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति। स्वेदनहीन समाज का महानगरीय मनोवृत्ति। उद्देश्य संवेदनहीन समाज का महानगरीय मनोवृत्ति व अभिव्यक्ति। तो स्वेदनहीन समाज की महानगरीय मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे महानगरीय घटना को बताया गया है कि महानगर में किस तरह से व्यक्ति है वह एक यंत्रीकरण के भांति हो जाता है, जिसमें दिल्ली के मशहूर एक दीवानचंद की मृत्यु होने पर भी वह दिल्ली में ज़्यादा कोहरे की वजह से, ठंड की वजह से, सर्दी की वजह से लेखक स्वयं भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना नहीं चाहता है। और दीवानचंद को लेखक यह स्वयं नहीं जानता है, लेकिन उसके पुत्र को वह अच्छे से जानता है। तो एक बार लेखक भी वह जाने में, उसके अंतिम संस्कार में जाने के लिए तैयार नहीं है। वह महानगर का एक यंत्रीकरण का दौर है, उसी को यह बताया गया है। तो इस कहानी में संवेदनहीन अभिव्यक्ति को बताया गया है। और दूसरी बात है संवेदना शून्य मनोवृत्ति पर व्यंग्य। संवेदना शून्य मनोवृत्ति पर व्यंग्य। संवेदना शून्य मनोवृत्ति पर क्या है? व्यंग्य बताया गया है। और वर्तमान में ये जीवन कैसा हो गया है महानगरियों के निवासियों का? यंत्रीकरण। तो वर्तमान में यंत्रवत जीवन। वर्तमान में यंत्रवत जीवन बताया गया है। महानगरीय लोगों के पास शौक संवेदना प्रकट करने का भी
समय नहीं है। अब महानगर के जो निवासी है उनके पास है जो किसी की मृत्यु होने पर भी वहाँ पे वे औपचारिकता दिखाईपन देता है, यानी जहाँ अंतिम संस्कार में जा रहे हैं वहाँ पे भी अतुल मवानी है जो अपने कपड़ों पर प्रेस करते हैं, सरदार जी है वह मूँछों पर फैक्सो लगाते हैं और सभी जो तैयार होकर जा रहे हैं, ठीक है, कोई बूट के पॉलिश कर रहा है, तो ये सभी जो अंतिम संस्कार में जाने का उद्देश्य भी उनकी औपचारिकता है, वहाँ सारा दिखावापन है। तो महानगर के निवासी के जो महानगर के जो निवासी है उनके वहाँ के लोगों के पास शौक संवेदना प्रकट करने का भी समय नहीं है। यंत्रवत होता है महानगर के निवासियों के महानगर के निवासियों के पास शौक संवेदना प्रकट करने का भी समय नहीं। ये इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है कि भाई संवेदनहीन समाज का महानगरीय मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति बताई है। संवेदना शून्य मनोवृत्ति पर व्यंग्य है। इसमें वर्तमान में महानगर के जो निवासी है यंत्रवत के बाती जीवन जी रहे हैं। जिस तरह से रोजाना का रूटीन का कार्य होता है मशीनों के द्वारा, वैसे ही वह यंत्रवत हो गए हैं। तो वे यानी कि अपने पैसों के खातिर वे अंतिम संस्कार में भी नहीं जाना चाहते। पैसे कमाने के लिए वह यंत्रवत हो गया है महानगर का व्यक्ति। यहाँ तक ग्रामीण एरिया में किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार में सभी शामिल होते हैं और दूसरों के दुख को स्वयं अपना दुख समझते हैं। लेकिन महानगर में ऐसा नहीं होता। वहाँ के लोगों के पास दूसरों के दुख को वे शौक संवेदना प्रकट करने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। और ये कहानी का मूल उद्देश्य है। चलिए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में एक मौत। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। अब चारों तरफ दिल्ली में कोहरा छाया हुआ है, इसका मतलब है सर्दियों के दिन है। दिल्ली महानगर में चारों तरफ है वह कोहरा छाया हुआ है। सुबह के 9 बज चुके हैं लेकिन पूरी दिल्ली धुंध में लिपटी हुई है। ओस पड़ रही है, धुंधलापन है। सुबह के 9 बज गए हैं, सूर्य की किरण भी नहीं दिखाई दे रही है। सहारा जो दिल्ली महानगर है वह धुंध में ढका हुआ है। सड़कें नम हैं, पेड़ बिगे हुए हैं, कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता। जिंदगी की हलचल का पता आवाज़ों से लग रहा है। कोहरे की वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए दिल्ली महानगर में जो हलचल हो रही है वह सिर्फ हमें आवाज़ों से पता चल रहा है कि कोहरे की वजह से वहाँ आने वाले आमने सामने की कोई भी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है और उनका पता है वहाँ उस हलचल से हमें पता चल रहा है। ये आवाज़ें कानों में बस गई है। घर के हर हिस्से से आवाज़ें आ रही है। वासवानी के नौकर ने रोज की तरह स्टोव जला दिया है। उसकी सनसनाहट दीवारों के उस पार से आ रही है। किसकी? स्टोव की। वर्तमान में गैस है, पहले जो स्टोव जो केरोसिन से चलता था, तो वासवानी के नौकर ने रोजाना की तरह स्टोव जला दिया है और उस स्टोव की जो आवाज़ है वो बाहर तक सुनाई दे रही है। बगल वाले कमरे में अतुल मवानी जूते पर
पालिश कर रहे हैं। ऊपर सरदार जी मूंछों पर फिक्सो लगा रहे हैं। फिक्सो यानी अपनी मूंछों पर जो सरदार लोग हैं वह एक नेट का जो कपड़ा बांधते हैं उसे फिक्सो कहते हैं। उनकी खिड़की के पर्दे के पार जलता हुआ बल्ब बड़े मोती की तरह चमक रहा है और सरदार जी के कमरे में खिड़की के अंदर जो पर्दे लगे हुए उस पर्दे के अंदर से जो बल्ब दिखाई दे रहा है वह एक मोती की भांति चमकती हुई दिखाई दे रहा है। सब खिड़कियों पर पर्दे हैं लेकिन हर हिस्से में जिंदगी की खनक है। जिंदगी की जो खनक है, जो दवनी है, वो हमें सुनाई दे रही है। 3 मंजिले पर वासवानी ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब 3 मंजिले पर मकान कैसा बना हुआ है? 3 मंजिल का बना हुआ है। 3 फ्लोर का एक मकान है जिस पर सबसे ऊपर के फ्लोर पर कौन रह रहे हैं? वासवानी रह रहे हैं, जिन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और पाइप खोल दिया है। देखो यंत्रीकरण आया है इसमें, है ना। शहर की जो आवाज़ें सुनाई दे रही है, अतुल मवानी है जो पॉलिश कर रहे हैं, रोज़ाना की तरह सरदार जी है वह अपने मूँछों पर फैक्सो लगा रहे हैं और वासवानी के नौकर ने स्टोव स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारा यंत्रीकरण दौर दिखाई दे रहा है। कुहरे में बसें दौड़ रही है और ऐसे कुहरे में दिल्ली महानगर में बसें हैं वह रोड पर दौड़ रही है। जू जू करते भारी टायरों की आवाज़ें दूर से नज़दीक आती है और जैसे गाड़ियाँ रोड पर दौड़ रही है तो उनके भारी टायरों की जो आवाज़ें हैं वो हमें सुनाई दे रही है। मोटर रिक्शे बेतहासा भागे चले जा रहे हैं। टैक्सी का मीटर अभी किसी ने डाउन किया है। टैक्सी शहरों में जो ऑटो चलते हैं, टैक्सी चलती है, मीटर पे चलते हैं, तो उन्होंने मीटर है उसको डाउन कर दिया है। पड़ोस के डॉक्टर के या फ़ोन की घंटी बज रही है और पिछवाड़े गली से गुजरती हुई कुछ लड़कियां सुबह की शिफ्ट पर जा रही है। सुबह की शिफ्ट महानगरों में जो काम करते हैं, कोई सुबह की शिफ्ट में करता है, कोई नाइट की शिफ्ट में कर रहा है। तो ये महानगर में जो महिलाएं हैं, दिल्ली महानगर में जो लड़कियां काम पर जा रही है वह सुबह की शिफ्ट पर जा रही है। सख्त सर्दी है, सख्त सर्दी, ज़्यादा सर्दी, कड़ाके की ठंड है। तो दिल्ली नगर में जो सर्दी पड़ रही है वह एक सख्त सर्दी है। सड़कें ठिठुरी हुई है, ठिठुरी हुई नहीं, ठंड ज़्यादा पड़ रही है। और कोहरे के बादलों को चीरती हुई कारें और बसें हॉर्न बजाती हुई भाग रही है। महानगरीय भागदौड़ की जिंदगी का चित्रण। सड़कों और पटरियों पर भीड़ है पर कुहरे में लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लग रहा है। वे रूहें चुपचाप धुंध के समुद्र में बढ़ती जा रही है। कौन सी रूहें? व्यक्ति जो उस कुहरे में वो आगे चलती ही जा रही है। बसों में भीड़ है, लोग ठंडी सीटों पर सिकुड़े हुए हैं, सीट पर बैठे हैं सिकुड़ कर। सीट भी बसों की क्या हो गई है, सख्त ठंड की वजह से, कड़ाके की ठंड की वजह से सीटें भी क्या हो गई है, एकदम से ठंडी पड़ गई हैं। कुछ लोग बीच में ही ईसा की तरह सलीब पर लटके हुए हैं, ईसा की तरह सलीब पर लटके हुए हैं, यानी क्रॉस सलीब। ईसा को भी जो सलीब पर लटकाया हुआ है इस तरह से, वैसे वह ईसाब की तरह कोई है जो पाइप पकड़ के खड़े हैं। तो वह जैसे ऐसे लग रहे हैं जैसे उन्हें ईसा मसीह की तरह सलीब पर क्या कर दिया है, लटका दिया गया है। बाएं पसारे यानी बस में जो पाइप पकड़े हुए हैं वह ईसा मसीह के समान सलीब पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बाएं पसारे उनकी हथेलियों में कीले नहीं बस की बर्फीली चमकदार चढ़े हैं। अब उनकी हथेलियों में
कील नहीं है। ईसा मसीह की हथेलियों में तो कील लगाई हुई थी, लेकिन जो बस में जो व्यक्ति बैठे हैं, सभी यात्री बैठे हैं, वह पाइप पकड़ के खड़े हैं। उनकी जगह हाथों में वह कील नहीं है। क्या है? वह एक बर्फीली बस की बर्फीली चमकदार छड़े हैं, पाइप। और ऐसे में दूर से एक अर्थी सड़क पर चली आ रही है। अब अर्थी है जो ऐसे में, ऐसे कड़ाके की ठंड में दूर से सड़क से एक अर्थी आती हुई दिखाई दे रही है। वह अर्थी किसकी है? दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन दीवान शाह की मृत्यु हो गई है, तो सामने से उनकी अर्थी है वह आ रही है। इस अर्थी की खबर अखबार में है। अब इस अर्थी की खबर अखबार में है। अखबार कैसा शब्द है? फारसी। जोश भरे शब्द होते हैं, है ना। मैं तुम्हें मार दूंगा, मारना, इसमें जोश नहीं है ना। कोई विद्यार्थी कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, और कोई कहता है छुट्टी होते ही बाहर आ जाना, मैं तेरा खून कर दूंगा। तो जोश भरा शब्द है। खून शब्द सुनते ही पीछे हट जाते हैं, अरे खून कर देगा। तो खून कैसा है? अरबी फारसी शब्द है। यहाँ पे समाचार पत्र ले आओ, दम दिख रहा है, जोश नहीं दिख रहा है। मैंने कहा अखबार लेके आओ, जोशीला शब्द है, इसीलिए अखबार क्या है? एक फारसी शब्द है। तो दीवान शाह के मृत्यु की जो जानकारी है वह लेखक को आज ही सुबह अखबार में मिली थी। मैंने अभी अभी पढ़ी है, इसी मौत की खबर होगी। अब जो सामने से अर्थी आ रही है, मैंने अभी अभी पढ़ी है, ये इसी मौत की खबर होगी। अखबार में छपा है, आज रात करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेसमैन मैग्नेट सेठ दीवानचंद की मृत्यु। अब दीवानचंद जी की मृत्यु हो गई है। दिल्ली के लोकप्रिय मशहूर बिजनेसमैन है, दिल्ली के इरविन अस्पताल में हो गई है। अब दीवानचंद की जो मृत्यु है, दीवानचंद की, दीवानचंद जी की मृत्यु है वह दिल्ली के इरविन अस्पताल में हुई है। अस्पताल का नाम है इरविन अस्पताल। तो दिल्ली के इरविन अस्पताल में दीवानचंद जी की मृत्यु कहाँ हुई थी साथियों? तो दिल्ली के इरविन अस्पताल में इनकी मृत्यु हुई। ये करोल बाग के निवासी हैं, जो दिल्ली के मशहूर एक जाने माने बिजनेसमैन हैं। उनका शव कोठी पर ले आया गया है। कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी आर्य समाज रोड से होती हुई पंचकुइया शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जाएगी। तो आर्य समाज रोड से होती हुई, इनका जो उनकी अर्थी है वह दिल्ली के आर्य समाज रोड से होते हुए आर्य समाज रोड से होते हुए पंचकुइया नामक शमशान घाट में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पंचकुइया नामक शमशान भूमि में इनका क्या होगा? दाह संस्कार किया जाएगा। किसका? दीवानचंद जी का। शमशान शब्द मित्रों एक तत्सम शब्द है।
कैसा शब्द है? शमशान तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव रूप होगा वह है मसान। तो दीवान संजी को दिल्ली का एक शमशान घाट है जिसका नाम है पचकुया नामक शमशान घाट पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस वक्त सड़क पर आती हुई यह आरती उन्हीं की होगी। ये कौन सब ऐसा सोच रहा है? तो स्वयं लेखक। कुछ और टोपियाँ लगाए और मफलर बांधे खामोशी से पीछे पीछे आ रहे। उनकी चाल बहुत धीमी है, कुछ दिखाई पड़ रहा है और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा धुंध की वजह से। पर मुझे ऐसा लगता है कि आरती के पीछे कुछ आदमी है, लेखक को लग रहा है। मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है। और ऐसे ही लेखक जब विचार करता है और थोड़ी देर पर दरवाजे पर आवाज़ आती है खटखटाने की, दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं अखबार एक तरफ रख कर दरवाज़ा खोलता हूँ। अतुल मवानी सामने खड़ा है। अब लेखक के सामने कौन खड़ा है? अपने ही बिल्डिंग में रहने वाला अतुल मवानी। यार क्या मुसीबत है, आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया। अतुल मवानी कह रहा है क्या मुसीबत है, आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया। परेश जरा अपना आयरन देना। अतुल कहता है तो मुझे तसल्ली होती है, नहीं तो उसका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ था। अब देखो लेखक सोच रहा है कि मुझे अंतिम संस्कार में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक होती है, अतुल मवानी उनसे आयरन मांगने आता है, तो लेखक को तसल्ली होती है कि भाई अतुल मवानी तो दीवान संजी से अच्छा परिचित था, उनसे उनकी अच्छी मित्रता थी। लेकिन मैं तो दीवान संजी को जानता भी नहीं हूँ, उनके पुत्र को मैं अच्छे से जानता हूँ लेखक। और ये स्वयं जो आयरन मांगने आए हैं, इसका मतलब यह है कि ये अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे, रोजाना की तरह अपने जॉब पर जा रहे हैं, ड्यूटी पर जा रहे हैं। तो जैसे ही वो आयरन मांगने आया अतुल मवानी, तो लेखक को तसल्ली हुई। नहीं तो उसका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ था कि कहीं शव यात्रा में जाने का बवाल न खड़ा कर दे। जब वह दस्तक दी तो उसने दरवाज़ा खोला तो लेखक एकदम सा चौकन्ना हो गया, डर गया, क्योंकि कहीं उसे शव यात्रा में जाने के लिए न कह दे। मैं उसे फौरन आयरन दे देता हूँ और निश्चिंत हो जाता हूँ कि अतुल अब अपनी पैंट पर लुआ करेगा और दूतावासों के चक्कर काटने के लिए निकल जाएगा। अब ये दूतावास यानी अपने जो रोजाना की तरह जो जॉब पर जाता है, तो वह दूतावासों का काम करता है, तो वह जल्दी से अपने पैंट पर आयरन करके दूतावासों का चक्कर लगाने के लिए चला जाएगा। जब से मैंने अखबार में सेठ दीवानचंद की मौत की खबर पढ़ी थी, मुझे हर क्षण यह खटका लगा था कि कहीं कोई आकर इस सर्दी में शव के साथ जाने की बात न कह दे। अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेखक ये सोच रहा है कि मैं शव यात्रा में जाऊं या न जाऊं। महानगरीय परिवेश, बिल्डिंग के सभी लोग उनसे परिचित थे और सभी शरीफ दुनियादार आदमी थे। अब देखो बिल्डिंग में जो रह रहे थे ऊपर सरदार जी और ये वासवानी, अमित मवानी, ये सभी उनसे अच्छे से परिचित थे। किनसे? दीवानचंद जी से। तभी सरदार जी का नौकर जीने से बड़बड़ाता हुआ आया। जीने से यानी सीढ़ियों से, नाल से, तो वह जीने से है, वह बड़बड़ाता हुआ आया और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा। जल्दी से वह नाल से नीचे उतरा जीने से और वह जाने लगा दरवाज़ा खोलकर बाहर। तो अपने मन को और सहारा देने के लिए मैंने उसे पुकारा, धर्मा कहा जा रहा है।
अब अपने मन को सहारा देने के लिए, तसल्ली देने के लिए जैसे ही वह जीने से उतरा और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा तो लेखक ने उसे आवाज़ दी, धर्मा कहाँ जा रहे हो। धर्मा कौन है? सरदार जी का नौकर। सरदार जी के लिए मक्खन लेने, अब कहाँ जा रहा हूँ? सरदार जी के लिए मक्खन लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे धर्मा सरदार जी के लिए मक्खन लेने जा रहा है। उसने वहीं से जवाब दिया तो लगे हाथ लपक कर मैंने भी अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए उसे पैसे थमा दिए। अब जैसे ही उस धर्मा ने जवाब दिया कि सरदार जी के लिए मक्खन लेने जा रहा है, दही लेने जा रहा है, कौन? धर्मा। तो लेखक ने फटाक से पैसे थमा दी और कहा सिगरेट भी लेके आना। किसको कहा? नौकर को। इससे आगे नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज यहाँ तक ही, धन्यवाद।